अरावली के बारे में डिस्कस करेंगे। अरावली का मुद्दा जो हमारा है, इसमें बहुत तेज़ी से कोई भी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खोलेंगे, तो वहाँ आपको सिर्फ़ अरावली, अरावली दिख रही है। क्या है अरावली? अरावली के लोग क्यों लोगों में इतना चिंता है? अरावली के लोग क्यों लोग इतना उग्रवादी हो रहे हैं? क्या मेन इसके प्रभाव पड़ सकते हैं? अरावली कितनी इसकी ऊँचाई है? किस लिए यहाँ पे कटाई हो रही है? इन सब पूरे मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखना, अरावली कोई एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। अरावली जो है वो हमारी संस्कृति है। अरावली हमारा स्वाभिमान है। अरावली हमारा सम्मान है। अरावली से पूरे विश्व में हमारा डंका बजता है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे जो प्राचीनतम, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अगर उसमें से बात आती है तो सबसे पहला नंबर किसका आता है? अरावली का। वो हमारी अरावली है। जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले अरावली की उत्पत्ति हुई थी और आज वही मानव अरावली को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई तो उससे पहले अरावली की उत्पत्ति हुई और आज वही मानव क्या कर रहे हैं? अरावली को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। दोस्त, अरावली जो है हमारी, अरावली एक हमारा स्वाभिमान है। आप लोग याद रखना हमेशा कि रेगिस्तान को रोका इसने, रेगिस्तान को रोका इसने, हरियाली को ठाना है। रेगिस्तान को रोका इसने, हरियाली को ठाना है। अरावली के बिना हमारा आने वाला कल, अरावली के बिना हमारा आने वाला कल सूखा ही एकमात्र ठिकाना है। तो दोस्त आप लोग याद रखना हमेशा कि अरावली जो है हमारा, ये एक कल्चर है मेरा। इसको हम एक इतने बड़े कागज़ के टुकड़े में इसका हम माप-तौल नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखना हमेशा याद रखना, अभी जो है हमारे पर्यावरण मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक रिपोर्ट ले आई। उस रिपोर्ट का नाम है टीएन गोदावरमन केस और उसमें उन्होंने बोला कि जो भी 100 मीटर से नीचे की चोटियाँ होंगी, जो 100 मीटर से नीचे की चोटियाँ होंगी, उनको हम पर्वत श्रृंखला नहीं मानेंगे। उनका हम क्या कर सकते हैं? माइनिंग कर सकते हैं। उसको लेकर के सारा विवाद हुआ। अब सबसे पहले आप लोग को ध्यान क्या रखना है, हमने अभी बताया कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन-सी? अरावली। और जैसे हमारा हिमालय है, तो हिमालय हमारा नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत। और जो नवीन वलित पर्वत है, सॉरी, उनकी ऊँचाई दिन पे दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जो हमारे पुराने पर्वत हैं, जो हमारे जैसे अभी हमारा हिमालय क्या है, सॉरी, हमारा अरावली क्या है? ये प्राचीन पर्वत है। तो जो प्राचीन पर्वत हैं, ये अवशिष्ट पर्वत क्यों हुए? क्योंकि जब बारिश हो रही है, हवाएँ चलती हैं तेज़-तेज़, तो तेज़ हवाओं की वजह से और बारिश की वजह से इसका जो ऊपरी हिस्सा है, उसका अपरदन हो रहा है। वो टूट रहे हैं, छँट रहे हैं। तो टूटने-छँटने की वजह से, अपरदन की वजह से इसकी हाइट दिन पे दिन क्या हो रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है, घटती जा रही है। इसलिए क्या हो गया ये? अवशिष्ट पर्वत हो गया। देखना सबसे पहले आप लोग याद रखना, जैसे ये हमारा हो गया अरावली। ये अरावली हो गई। अरावली हमारी पर्वत श्रृंखला हो गई ये। अगर इधर हम बात करें इस साइड में, तो ये गुजरात से लेकर के यहाँ पे दिल्ली तक है। गुजरात से दिल्ली तक। गुजरात के बाद ये राजस्थान में भी फैली हुई है। राजस्थान के बाद हरियाणा में भी है और हरियाणा के बाद दिल्ली में। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, मतलब 3 राज्य और 1 यूटी में इसका विस्तार है, ये विस्तृत हुई है। ये जो अरावली की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक की, ये 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल लेंथ है। इस 692 किलोमीटर में से लगभग 80 टू 85%, 80 से 85% इसका विस्तार कहाँ पे है? तो वो राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में लगभग ये 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। इतनी बात तो क्लियर हुई कि मैक्सिमम कहाँ पे है ये? राजस्थान में। टोटल इसकी डिस्टेंस कितना है? टोटल 692 किलोमीटर है और 80 से 85% लगभग 550 किलोमीटर की राजस्थान में इसका क्या है? विस्तार है। इस अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची श्रृंखला है, ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, चोटी है, उस यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे है और उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है इसका नाम? क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। ये गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर है, ध्यान रखना। कहाँ पे है ये? तो राजस्थान के माउंट आबू जिले में है। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू, माउंट आबू जिले में पड़ता है ये।
अगर आपसे पूछ ले कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये गुरु शिखर है। पूछे कहाँ पे है, तो हम बता सकते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट में है। अगर ये पूछ ले आपसे कि उसकी हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर की हाइट है। क्योंकि जब अरावली का मुद्दा उठा है तो एग्जाम में ये सारे फैक्ट्स बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में जो हमारा आप सभी को पता है जहाँ हमारी द्रौपदी मुर्मू बैठती हैं, राष्ट्रपति महोदया हमारी जिस स्थान पे बैठती हैं, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस, वो इसी दिल्ली में अरावली पर्वत पर ही रायसीना है। रायसीना स्थान पर, कहाँ पे, रायसीना नामक स्थान पे यहाँ पे है हमारा क्या, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, कहाँ पे, दिल्ली में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि हमारी जो राष्ट्रपति हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है वो किस पर्वत श्रृंखला पे है, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला पे। कहाँ पे, तो रायसीना में। उसके बाद देखना, ये तो हो गया हमारा अरावली का मुद्दा। अभी नवंबर 2025 में हमारे पर्यावरण मंत्री आपसे पूछे कि पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। तो नवंबर 2025 में भूपेंद्र यादव जी एक एक रिपोर्ट लेके आते हैं, एक केस लेके आते हैं। वो केस का क्या नाम है, टी एन गोदावर्मन, टी एन गोदावर्मन, ये इनकी रिपोर्ट है। क्या ये केस थी, उसकी ये रिपोर्ट है, टी एन गोदावर्मन। और इसमें इन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए ये एक चोटी हो गई, एक चोटी हमारी ये हो गई ऐसे, और दूसरी चोटी अगर ये हो गई, अगर इसकी हाइट 100 मीटर है और इसकी हाइट 80 मीटर है, फिर एक मान लीजिए यहाँ पे एक चोटी और हो गई, इसकी हाइट कितनी है, 101 मीटर है, मानते हैं बस। अगर इसकी 100 मीटर है, इसकी 80 मीटर है, इसकी 101 मीटर है, तो इसको इसको क्या है, हम पर्वत श्रृंखला मान लेंगे। लेकिन जो 80 मीटर है इसको हम नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। और हमने पहले ही बताया कि अरावली हमारी क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है, एक प्राचीनतम पर्वत है। और इसका बारिश और हवाओं से क्या हुआ, अपर्दन हुआ, ऊपर से काट छाट हुआ। आज भी इसकी दिन पे दिन क्या है, ऊंचाई घटती जा रही है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर 100 मीटर से कम 99 मीटर भी रहेगी अगर, तो उसको हम पर्वत श्रृंखला नहीं मानेंगे। दूसरी बात इसमें क्या थी, जैसे मान लीजिए एक पर्वत श्रृंखला हमारी ये हो गई और दूसरी पर्वत श्रृंखला हमारी ये हो गई। इन्होंने कहा कि अगर दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में 500 मीटर का गैप रहेगा, 500 मीटर का गैप रहेगा, तो भी हम इनको हम इसको या इसको हम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानेंगे। दोनों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप रहा तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हिस्सा नहीं मानेंगे। अब इस बात को लेकर के हमने पहले बताया कि अरावली ऊपर से क्या हो रहा है, अरावली का अपर्दन हो रहा है, मेन मुद्दा यही था। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, 100 मीटर से कम इसकी चोटियां हैं मैक्सिमम। और ज्यादातर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और अगर ये ऐसा हुआ अगर इसकी माइनिंग हुई, तो अब आप पूछेंगे कि सर लोग इतने वहां पे क्यों उग्रवादी हो रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसी पड़ने वाले प्रभाव की वजह से यहाँ पे लोग इतने उग्रवादी हो रहे हैं, जो कि वहां पे ये सारा मुद्दा देखने को जिसकी वजह से हमको मिल रहा है। तो अब देखना क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमने पहले ही बताया कि जब ये अरावली हो गई, तो अरावली के इस तरफ आपको दिखेगा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल आपको दिखेगा। और अब देखना, जब अरावली के इधर थार का मरुस्थल हो गया और इधर अरावली हो गई, तो थार की सबसे पहले क्या किया है, थार के मरुस्थल को रोका हुआ है आगे बढ़ने से। थार के मरुस्थल को, ये अरावली जो हमारी श्रृंखला है ये आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इसका पहला प्रभाव जो हमारे मानव जीवन पर पड़ने वाला है, थार के मरुस्थल को इसने रोक के रखा है। दूसरा, जब इधर से लू चलेगी, गर्मियों के मौसम में हवाएं चलेंगी, तो यहाँ से जो लू चलेगी पूरी लू को ये रोक के बैठी हुई है। दूसरा प्रॉफिट क्या है इससे, कि ये पूरी लू को रोक के बैठी है। तीसरा, जब इधर से आंधियां चलेंगी, तो धूल भरी मिट्टी भरी आंधियों को ये इस पार जाने से रोकती है, तीसरा फायदा। चौथा फायदा क्या है, यहाँ से अरावली श्रृंखला से कई सारी नदियां निकलती हैं। अगर इसकी माइनिंग हुई तो वो नदियां नहीं रह जाएंगी, और जब वो रिवर्स खत्म हो जाएंगी, वो नदियां खत्म हो जाएंगी, तो हमारा कृषि खत्म हो जाएगा, क्योंकि कृषि के लिए पानी चाहिए। और अगर नदियां अगर खत्म हुई तो हमारी कृषि खत्म होगी, और अगर कृषि खत्म हुई तो हमारा मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो तीसरा यहाँ पे कैसे प्रभाव पड़ने वाला है, मानव जीवन पे तीसरा भी प्रभाव पड़ने वाला है कि नदियां खत्म होंगी तो। चौथा, यहाँ पे जैव विविधता, जब बारिश के मौसम में बारिश होती है, तो इस पर्वत श्रृंखला में जो पेड़ पौधे हैं वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं। और वो पानी अवशोषित करते हैं जब, तो उस पानी से जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है, वाटर का ग्राउंड लेवल होता है, वो क्या होता है, रिचार्ज होता है, वो बढ़ता है। तो इससे हमारा चौथा फायदा क्या होगा,
कि बारिश के मौसम में जब पेड़ हमारे पानी को अवशोषित करते हैं तो वाटर का ग्राउंड लेवल क्या होता है, वो रिचार्ज होकर के बढ़ता है। चौथा फायदा। पांचवा, यहाँ पे जैव विविधता भी हमने बताया बढ़ती है। छठा, बारिश में जैव विविधता की वजह से यहाँ न जाने कितने जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। उनका भी यहाँ पे पूरी तरीके से उनका भी यहाँ पे निपटारा होना एकदम कन्फर्म है। तो ये सारे हमारे फैक्ट हैं जिससे कि इन पर प्रभाव पड़ने वाला है। अगर इनकी मानी हुई तो ये सब हमारे इस जो इधर के इलाके हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब इलाकों पर होने वाले प्रभाव को उनको झेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर राजस्थान में प्रभाव पड़ा तो हो सकता है आगे चल के यूपी में भी पड़े, यूपी से और भी आगे स्टेट में जाए तो ये प्रभाव बढ़ सकता है। तो इस सब मुद्दे को देखते हुए यहाँ के लोगों ने क्या किया, अनशन किया और वो जागरूक होकर के यहाँ पे उग्रवादी बने। लेकिन दोस्त, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा है इसके बारे में भी हम सोचेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे, फिर से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, ये सारा मुद्दा रहा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।